जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी हमारे प्यारे शिव कुमार सर का सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग 20 पेज नंबर पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिए हैं। ये दूसरा पार्ट होगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं 21 नंबर पेज से। जो पहला वाला पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के इन्वायरमेंट सेक्शन का वहाँ पे पहला पार्ट देख सकते हैं, रवि कुमार सिंह का पार्ट 1। ये दूसरा पार्ट होगा। आइए 21 नंबर पेज से है। मिज़ोरम में देखिएगा कौन से है, पहाड़ी गिवन यहाँ के बर्ड है। मणिपुर में संगाई है। सिक्किम में लाल पांडा एनिमल है। हिमाचल प्रदेश का कस्तूरी मृग है। ये कुछ उसके बोल सकते हैं कि एनिमल है, जो है बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसके, ये चीज़ है, राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है। सिक्किम में क्या हो गया, कस्तूरी मृग हो गया। जम्मू कश्मीर में हांगुल है और झारखंड में हाथी है। केरल का भी हाथी है। पेरियार नेशनल पार्क में हाथी पाया जाता है और कर्नाटक में भी हाथी है। उड़ीसा में भी हाथी उसका राज्य एनिमल है। उत्तर प्रदेश में दलदली हिरन पाए जाते हैं, उसके राज्य पशु की बात करेंगे। IUCN की बात करें, यह सरकारी IUCN यह सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों को अपने सदस्य के रूप में शामिल करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक की स्थिति प्राप्त है। इसकी मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। IUCN की मुख्यालय। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की बात करें, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसकी अनुशंसा के बिना राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ पवित्र उपवनों, पवित्र प्राकृतिक स्थलों के स्थानीय शब्द की बात करें, मेघालय में पवित्र उपवन को बोलते हैं ला कितांग, कर्नाटक में देवारा काडोस, महाराष्ट्र में देवराई, राजस्थान में ओरांस ऑफ, केरल में कयूस कहा जाता है। मॉन्टरेक्स रिकॉर्ड की बात करें, देखेंगे यह ऐसे आर्द्रभूमि स्थलों को सूचित करता है जो पंजीकृत सूची में है, जिसके पारिस्थितिकी लक्षण में परिवर्तन हुआ है या होने की संभावना है। भारत में 2 स्थल ऐसे शामिल है, केवलादेव उस राजस्थान में है, लोकटक मणिपुर में है। अगस्तमलाई जैव मंडल नीचे में शामिल है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। देखेंगे केरल में 2828 प्लस तमिलनाडु में 1672 वर्ग किलोमीटर में क्या है, केरल का नेय्यार वन्यजीव अभयारण्य और अगस्तमलाई ये मिलकर के बना है। फिर बात करेंगे पोप्पारा वन्यजीव अभयारण्य या शेंदुनी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी इसी चीज़ में शामिल है। तमिलनाडु के कलाकाद मुदनथुराई टाइगर रिजर्व या पेंगोलिन यह चींटीखोर प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। यह शुष्क क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र व उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। अब बात करेंगे इन सीटू और एक्स सीटू का। तो इन सीटू क्या होता है, समुद्री जैव मंडल, नीचे सामुदायिक, नीचे पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीन अभयारण्य। आपको बता देंगे ये सारे किसी संरक्षित क्षेत्र में इन सीटू को रखा जाता है, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य होंगे और राष्ट्रीय उद्यान हो गया तो ये प्रोहिबिटेड एरिया होता है कुछ। लेकिन एक्स सीटू क्या होता है, जीन बैंक, प्राणी उद्यान या वनस्पति उद्यान, इसका एग्जाम्पल है इन सीटू और एक्स सीटू का। अब मानस अभयारण्य देखेंगे। मानस जीव अभयारण्य आपको पता होगा, मानस कहाँ पर है, केरल में है। विश्व विरासत स्थल की बात करेंगे तो इसकी संरक्षण कैसा है, ये उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये स्थिति असम में है। वन्यजीव अधिनियम कहता है, वन्यजीव अधिनियम 1927 ये जैव मंडल नीचे में शामिल है। असम का वन्य अधिनियम जो है 1891 में हाथी रिजर्व के लिए आया था। पक्षी क्षेत्रवास यहाँ पर है। आपको बता दें कि असम में एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे गज उत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति हमारा है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गज उत्सव मनाने की घोषणा की है। टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है। NH 37 इससे होकर के गुजरता है काजीरंगा से, जो असम में है। बाघों का विश्व में सर्वाधिक घनत्व भी कहाँ पर है, काजीरंगा में ही, नेशनल पार्क में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दें तो पेरियार कहाँ पर है, केरल में है। ये बाघ रिजर्व है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी प्रोजेक्ट जो है 1992 में लाया गया था, 1992 में। अब दयांग झील ये नागालैंड में है। कहाँ पर है दयांग झील, नागालैंड में है। यहाँ पर आमूरबाज फाल्कन बसेरा आता है। फाल्कन बसेरा
सैर करने के लिए आता है, ऐसा करेंगे यहाँ पे आ जाती है फाल्कन बसेरा दूसरे देशों से माइग्रेटरी बर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन की बात करें, IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड सारंग प्रजाति मैथुन नृत्य हेतु प्रसिद्ध भारत, कंबोडिया, नेपाल का स्थायी प्राणी है बंगाल फ्लोरिकन। उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सजीव जीवों के पृथ्वी पर उद्भव का सही क्रम है, सबसे पहले परवाल आया, मकड़ी, सांप, घोड़े। सजीव जीवों का पृथ्वी का उद्भव की बात करेंगे तो ऐसे सीरीज में आएगा। अब बात करेंगे जैव विविधता विरासत स्थल की, तो इनका उद्देश्य पहले से ही अभिकृत संरक्षित क्षेत्रों पर यह राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभयारण्यों से पूरे जैव विविधता से समृद्ध स्थलों का चयन करना है। इसका गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय दार्जिलिंग वन प्रमंडल में शामिल है। फिर बात करेंगे अम्बारागुडा, अल्लापल्ली की शान आदि जैव विविधता विरासत स्थल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। किसके लिए? गौर के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय भैंस के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक जैव मंडल जो है मेघालय में है। लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ये कंचनजंगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मानस में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला कहाँ पर है? झारखंड का पिसूरी में है। विश्व वन्यजीव कोष की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करेंगे तो 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। अर्थ आवर WWF द्वारा चलाया जा रहा है, एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व में वन्य बाघों की संख्या 2010 में 3200 से 22% से बढ़ करके 2900, अभी भारत में 3162 हो गया, पहले था 2967। याद रखेंगे 200 बड़ा है। फिर देखेंगे घड़ियाल जो है IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है? आपको चंबल नदी में पाया जाता है। विश्व विरासत सम्मेलन, यह यूनेस्को के तत्वावधान में एक कन्वेंशन है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट, हिम तेंदुआ जो हम लोग 2009 में प्रोजेक्ट लाते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में देखने को हमको मिलता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो अनिवार्यतः वह स्थान होता है जहाँ पर आसपास के समुद्री जल की डलना में मनोगतिविधियाँ अधिक होती है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। मरीन कच्छ की खाड़ी, भितरकनिका उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कैंपबेल, फिर बोलते हैं गलाथिया। ओलिवर रिडले की बात करें, यह बहुत प्रसिद्ध होता है। इनके घोंसले को अरबी बाड़ा कहा जाता है। यह जनजाति आंध्र प्रदेश में कछुआ के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। ओलिवर रिडले कछुआ होता है। लेसर फ्लोरिकन पारधी समुदाय के रहने वाले हैं। ब्लैक बक जो है कृष्णमर्ग बिश्नोई समुदाय राजस्थान में, ये हम आपको बताए हैं बिहार का CRT का बुक में कि बिश्नोई समुदाय जो है प्राणी से कोई पादप से इसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, इस संरक्षण में शामिल होता है। 29 इसका कुछ सब्जेक्ट है, लिस्ट है, उसी से वो लोग डिस्कस करता है। अब बात करेंगे बार्न कन्वेंशन की, तो वन्य जंतुओं की परानी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन को बार्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसे UNEP के तहत संपादित किया जाता है। यह भारत 1983 ईस्वी में इसका हस्ताक्षर किया गया था बार्न कन्वेंशन का। पिग्मी हॉग IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पिग्मी हॉग जो है IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गंभीर रूप से जब्त पड़ाई लिस्ट में मानस वन्यजीव अभयारण्य में असम में पिग्मी हॉग हमको देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे कोंडाना चूहा का, तो ये कोंडाना चूहा सिंहगढ़ पठार क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। केवल खुर की बात करें तो भारतीय वन्य गधा अभयारण्य गुजरात में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करेंगे, आपको बता दें 1988 ईस्वी में 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत की गई। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट होने हेतु 2 मापदंड होना चाहिए। इसमें स्थानीय रूप से संवहनी पौधे कम से कम 1500 की प्रजातियां होना चाहिए। ये पौधे कम से कम 70% मूल स्थान वास को खो चुके होते हैं। भारतीय में 2 जैव विविधता स्पॉट है, एक है हमारे पास पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, और तीसरी की बात करें तो भारत का बर्मा क्षेत्र है, ये तीसरा है। लेकिन मेनली हमारे पास पूर्णतः भारत में ही है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय 2 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। T × 2
देखिएगा, टाइगर को दोगुना करने का लक्ष्य है। यह विश्व का वन्यजीव कोष की पहल है। इसका उद्देश्य 2010 से 2020 तक बाघों की संख्या दोगुना करना है। आईजी लक्ष्य के अनुसार नगोया कन्वेंशन में जैव विविधता पर कन्वेंशन के द्वारा अपनाया गया था। इसमें 20 लक्ष्य स्वीकार किए गए हैं। 2011 से 20 की यह समय अवधि है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हम श्रेणी की बात करें कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, तो एक लंबा चोंच वाला गिद्ध है, घड़ियाल आता है, बॉग हॉग यानी पिग्मी हॉग बोलते हैं, श्वेत पेट वाला बगुला, क्या बोल सकते हैं कि हॉक्सनील कछुआ, फिर नामदफा उड़ान गिलहरी, फिर बोलेंगे 6 में हॉक्सनील कछुआ, 7वां में लाल सिर वाला गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालाबार सिवेट, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। अब बात करें हम हंगुल की बात करें, ये कश्मीरी बारहसिंगा है। ये दचिगम में पाए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये पर्यावरण संबंधी अपराध का निर्धारण करते समय निम्न 5 कानूनों के अंतर्गत किए जाने वाले उल्लंघनों का ही सम्मिलित करती है। वन्य अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1881 ईस्वी में आया है, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में लाया गया था, 1988 में इसका संशोधन किया गया है। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। संख्या का पिरामिड सीधा होता है और बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, संख्या का पिरामिड सीधा होता है। अब देखेंगे ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, GHGs। ग्रीन हाउस गैसों को विकिरणीय रूप से सक्रिय कहा जाता है क्योंकि ये लंबी तरंग वाली अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जीवन काल 45 से 260 वर्ष तक। मीथेन का जीवन काल 12 वर्ष होता है, यह वायुमंडल में पाया जाता है। नीचे की बात करें तो यह पारिस्थितिक तंत्र में प्रजाति द्वारा निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका है। किन्हीं दो प्रजातियों का निषेध समान नहीं हो सकता है। सुपोषण उसको बोलते हैं इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन। रासायनिक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रेट व फॉस्फेट या दोनों यौगिकों में से पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन है। नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों आर्द्र भूमियों द्वारा किए जा सकते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता की बात करेंगे, आइए देखते हैं। कोयला जो है 56%, जल विद्युत 20%, अक्षय ऊर्जा 12%, प्राकृतिक गैस 9%, नाभिकीय 2% और डीजल जो है 1%। अम्ल वर्षा देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की भूमिका होती है अम्ल वर्षा में। अंतर विशिष्ट अंतर क्रिया की बात करेंगे तो सहभोजिता इसको बोलते हैं, कमेंसलिज्म। यह एक प्रजाति को लाभ और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना हानि होता है, उसको बोलते हैं सहभोजिता। सहजीवता म्यूचुअलिज्म, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। फिर बोलते हैं एमेंसलिज्म, एक को हानि दूसरे को अप्रभावित। एक को हानि होता है दूसरे को कोई फायदा नहीं होता। जैसे आप भैंस और बगुला का देखेंगे, बगुला क्या करता है, भैंस के जो बदन में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खा लेते हैं बॉडी में, और भैंस को कोई नुकसान नहीं होता है, इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म। परजीवता, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। जैसे हमारा मच्छर है, हमको क्या होता है, नुकसान होता है, मच्छर को फ़ायदा हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, यह ओजोन संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल है। रक्षा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले हेलोन्स को इससे बाहर रखा गया है। HFC ओजोन एक अवक्षारी नहीं है। HFC ओजोन अवक्षारी नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में और उनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के अनुसार बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 1% मान लेंगे, मीथेन को 6 से 6.5 से 5.6 तक, और N2O को 170 से 310 तक, HFCs को 42 से 11,700। इसी तरह से SF6 को देखेंगे। भारत में प्रथम जैविक राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सबसे पहले जैविक खेती किया गया था, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलेंगे हॉर्स स्पोर्ट की बात करें। यह महासागर का वह क्षेत्र होता है जिससे उसके वन्य जीवन तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास स्थलों के लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये महासागरों के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसकी घोषणा IUCN प्लस मिशन ब्लू एक संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में होप स्पोर्ट क्या है, होप स्पोर्ट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में है। लेकिन हॉट स्पॉट की बात करेंगे तो हमारा पश्चिमी घाट है और पूरब का हिमालय, पूर्वी हिमालय है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के योगदान में क्रम है ऊर्जा, कृषि, औद्योगिक और अपशिष्ट की बात करेंगे। शहरी क्या होता है, क्रमशः ये एक दूसरे को अनुक्रमित करते हैं, समुदाय की एक श्रृंखला है।
लाल जवर क्या होता है? यह महासागर में कुछ गहराई पर पाए जा गए शैवाल की पर क्या बोलते हैं प्रस्फुटित होने को संदर्भित करता है। इकोटोन क्या होता है? दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इकोटोन। जैसे मैंग्रोव, लैगून, डेल्टा, नदी तट से इकोटोन के उदाहरण है। मैंग्रोव, लैगून, डेल्टा, नदी तट, ये सब इकोटोन के उदाहरण। दो बायोम के बीच एक संक्रमण का क्षेत्र, ट्रांजिशन का एरिया। स्टॉकहोम कन्वेंशन देखिएगा, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पीओपी के मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत 12 पीओपी को नष्ट करने या कम करने ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्या बोलेंगे, डर्टी डोजन के नाम से जाना जाता है। एल्डिक की बात करें, क्लोरोडोन, डीडीटी की बात करें, डायल्डिन की बात करें, डाइऑक्सिन की बात करें, एंड्रीन, फ्यूरॉन्स, फिर बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन या हेप्टाक्लोरीन या मायरेक्स। ये सारे क्या है हमारा क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डर्टी जोन्स। क्या बोलते हैं इसको? डर्टी जोन्स बोलते हैं। आइए 11वें नंबर पर है पीसीबी 12 टॉक्सफिन की बात करें। यह विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है। यूएनईपी ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के गठन को समर्पित किया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, 40 पेज नंबर तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और 10 पेज नंबर है ओजोन जो है अवक्षारी पदार्थ होता है, ओडीएस होता है। हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बात करेंगे। स्वपोषियों की श्रेणी प्रकाश स्वपोषी होता है और रसायन पोषी होता है। प्राथमिक प्रदूषक वे हानिकारक पदार्थ है जिन्हें स्रोतों से सीधे वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जैसे कणीय पदार्थ CO2, NO2, SO2, मीथेन और बेंजीन। द्वितीय प्रदूषक पैन होता है, ओजोन SO3 होता है और फॉर्मल्डिहाइड होता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसमें 6 श्रेणियां हैं। 8 प्रदूषक का समन्वय है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और पीबू। ये 8 प्रदूषक है। इसमें 6 श्रेणियां हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता में इन सारे चीज़ों को जांच किया जाता है। रासायनिक धूम या कोहरे के अवयव की बात करेंगे, इसमें ओजोन, PAN, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट और एक्रोलीन, नाइट्रिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड रासायनिक धूम में अवयव होते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ी प्राकृतिक संरक्षण की साझेदारी है। बर्ड लाइफ साझेदारी की विश्व भर में 6 क्षेत्रीय समन्वय कार्यालय है और कैम्ब्रिज ब्रिटेन में इसका वैश्विक कार्यालय है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की साझेदार है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, भारत में परवाल भित्तियों के स्थल 4 स्थल हैं। गुजरात का कच्छ छाड़ी, तमिलनाडु का मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का परवाल और लक्षद्वीप का भित्ति का परवाल। भारत में मृदाओं की व्यापकता का घटता क्रम है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल लेटेराइट मृदा। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, उसके बाद काली मृदा होती है, फिर लाल, फिर सबसे कम लेटेराइट, जिसको हम लोग जयकाल भी कहते हैं। एज इफेक्ट की बात करेंगे, यह 2 पर्यावासियों की सीमा पर होने वाले जनसंख्या या समुदाय की संरचना में परिवर्तन दर्शाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, यह IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। यह दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ष 1992 में बना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बना है। इसकी मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। इसको बोलते हैं त्रैमासिक होना चाहिए। पत्रिका का प्रकाशन वर्ल्ड बर्ड वॉच के नाम से करता है। परवाल भित्ति से कुछ जुड़े समझौते हैं। रामसन कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 में किया गया था। साइट्स जो है संक्रमण प्रजातियों की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से संबंधित है। म्यूजिरिस की बात करते हैं, यूनानियों और रोमनों से व्यापार संबंधों वाला केरल एक प्राचीन बंदरगाह है। आदिस अबेबा सम्मेलन संधारणीय विकास यानी SDG के जो गोल्स होते हैं संयुक्त राष्ट्र के संघ में सम्मेलन से संबंधित है। अदीब अब्बास सम्मेलन। फिर आगे नेक्स्ट की बात करेंगे। अब चलते हैं बन सकने योग्य प्रश्न। इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकेंगे आइए देखेंगे। इसमें कैसा कैसा प्रश्न बनेगा देखिएगा। जैसे बताए हैं कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस की डलिया के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल में चिन्हित की गई है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और बोल सकते हैं परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसें हैं। फिर बोलेंगे एल नीनो क्या होता है। देखिएगा, पूर्वी प्रशांत महासागर में
ये इधर सपोज करें पेरू वाला एरिया है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू, जिसे लैटिन अमेरिका के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाले गर्म समुद्री धारा है, जो 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी दक्षिण दक्षांश क्या बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है। एल नीनो का असर मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के मौसम पर पड़ता है। कुछ देशों में सूखा पड़ता है तो कुछ देशों में बाढ़ से त्रस्त आ जाती है। एल नीनो क्या होता है, 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बहती है, एक समुद्री धारा है। इससे क्या होता है, कुछ देशों में तो बहुत सूखा पड़ जाता है, कुछ देशों में फ्लड आ जाती है। एल नीनो से ये रिलेटेड बोलेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हांगुल प्रोजेक्ट का किससे संबंधित है, कब लाया गया, 1972 में। हांगुल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शेर परियोजना 1972 में। बाघ 1973 में, पहले शेर का प्रोजेक्ट लाए, तब बाघ का लाए, तब फिर घड़ियाल का प्रोजेक्ट लाया गया 1974 में। गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में। 10 साल का घड़ियाल और गेंडा में देखिएगा, घड़ियाल प्रोजेक्ट 1974 में और गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में लाया गया। हिमचीता जो है इसकी प्रोजेक्ट लाए 1987 ईस्वी में। हाथी परियोजना 1972 में लाया गया है। लाल पांडा परियोजना 1986 में लाया गया है। ओवल रिडले प्रोजेक्ट जो है ये उड़ीसा के तट पर पाया जाता है 1975 में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के आसपास। ग्रीन पीस देखें, कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन के रूप में ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई थी। ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य विश्व में राष्ट्रों के बीच एक ऐसी सरकारी एवं औद्योगिक नीतियों के प्रकाशन में लाना है तथा उनमें परिवर्तन कराना है जो पृथ्वी पर पर्यावरण और प्रकृति के सम्मुख चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। ग्रीन पीस विश्व में जहरीली गैसों का उत्सर्जन, परमाणु हथियार का प्रसार, समुद्रों में तेल कूद खोदना, रेडियो एक्टिव कूड़े को समुद्रों में फेंकना तथा वन्य जीवन में शिकार तथा प्रदूषण को विरोध करता है। राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कार्यान्वित होने वाले 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण करना, जल का अपव्यय को रोकना तथा समेकित जल संशोधन, विकास और प्रबंधन के जरिए राज्यों के बीच जल का समान वितरण को सुनिश्चित करना है। अब आइए, राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल का एक व्यापक डाटाबेस तैयार करना है तथा जल का संसाधनों का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करना, जल संरक्षण हेतु आम लोगों एवं राज्यों को प्रोत्साहन करना, जल के उपयोग को प्रभावी क्षमता को 20% बढ़ाना, जल संचय के लिए जलाशयों के स्तर को बढ़ाना आदि लक्ष्य है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2010 में देखेंगे। बाघ 2010 के अनुसार बाघों की पिछले 4 सालों में 1411 से बढ़कर के इतना हो गया, लेकिन अभी तो बोलेंगे 2967 था तो 3167 हो गया क्योंकि ये डाटा अपडेटेड नहीं है। अब देखिएगा, बाघ जो है हमारे नवीनतम गणना में पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पहली बार शामिल किया गया है, जहां बाघों की संख्या 70 है। ये तो अपडेटेड नहीं हो गया क्योंकि अभी तो बड़ा है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। क्योटो जो उपसंधि हुई थी 2005 में हुई थी, याद रखेंगे, क्योटो उपसंधि 2005 में। 9 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अत्यधिक हानिकारक है। मीथेन, फिर बोलेंगे जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल अनुवांशिक रूपांतरित जीवों जेनेटिकली मॉडिफाइड से संबंधित है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल। मगरमच्छ व हाथी संकटपूर्ण प्रजातियां हैं।